आएगी वो अच्छा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी सबसे बड़ी खबर को लेकर। कल धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है, जहां सियासत इसको लेकर अभी भी जारी है। सियासत उस बिल को लेकर है जो कल संसद में पेश होने जा रहा है, यानी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। ऐसे में सवाल यह है कि अब जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं तो क्या कल संसद की कार्यवाही चल पाएगी? क्या विपक्ष हंगामा नहीं करेगा? क्या विपक्ष इस बात की गारंटी देता है? इसी बात पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले प्रहलाद जोशी की ओर से क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। मेरे ऊपर विश्वास रख के दिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं एक बार चार्ज लेने के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आई thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment, under his guidance, under his leadership, I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department. तो आपने सुन लिया नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी लगातार तेज है। क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो सुनिए। कई दिन के बाद बातचीत के कई सारे दौर के बाद सीजेपी की मांगे सरकार ने मानी और उसके चलते हुए सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट वापस लिया और ये भी कहा कि आगे भी जो जो कदम उठाने होंगे सरकार से वह बात करेगी और सहयोग की दोनों तरफ से सहयोग किया जाएगा। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रजत जासूजा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ अभिषेक गुप्ता, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में बीजेपी और आरएलडी भी जुड़ेंगे, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। तो शुरुआत अभिषेक जी मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो देखिए अब जो है सरकार ने आपकी सुन लिया, खूब गदगद है, केजरीवाल की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि देखिए युवाओं की जीत हो गई है। ऐसे में अब कितना एतबार आपको सरकार पर है, क्योंकि संशोधन तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अब जब 10 गुना पावर के साथ संशोधन लेकर आया जा रहा है तो क्या गारंटी है कि अब पेपर लीक नहीं होंगे? कितना विश्वास आपको? देखिए निशु जी, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, मतलब हम तो इसमें कुछ भी नहीं थे, ये किसी दल की जीत नहीं है। इस देश के युवाओं ने, इस देश के छात्रों ने, इस देश के जेनजी ने जो कर दिखाया है। हमारे देश में हो क्या गया था, एक माहौल इस तरीके का बन गया था पिछले 12 साल में कि नरेंद्र मोदी सरकार के आगे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बेचारे किसान, कितने 500 से ज्यादा किसान मर गए, 1 साल तक वो धरने पे बैठे रहे, उनको पता नहीं खालिस्तानी से लेकर क्या बोला गया। और इसी आंदोलन की हम बात करें अगर, तो इस आंदोलन के तहत क्या क्या नहीं कहा गया कि भाई ये तो इसको नेपाल बनाना चाहते हैं, इसको बांग्लादेश, श्रीलंका बनाना चाहते हैं। लेकिन छात्रों की मांग बिल्कुल साफ थी, वो इसको नेपाल बांग्लादेश बनाने नहीं आए थे, वो पढ़े लिखे बच्चे थे, लेकिन वो इस कोशिश में आए थे कि इस देश को हमें नॉर्थ कोरिया भी नहीं बनने देना। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हम डिक्टेटरशिप की कोई जगह नहीं है।
और सरकार ने जो 40 दिन बाद किया, 22 बच्चों की मौत के बाद किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, कम से कम हमें अब ये उम्मीद है कि अब इस सरकार की कोई जवाबदेही तय होगी। अभी तक क्या होता रहा है, कोई आतंकवादी हमला हो जाए, किसी होम मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ट्रेन हादसा हो जाए, किसी रेल मंत्रालय, किसी रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। E20 का मुद्दा आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हो गई, राम के नाम पे जो वोट मांगते थे, अब वो चोरी हो गई तो वो नीचे के कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डालने की वो कर रहे हैं। तो अभी तक इतने बड़े बड़े कांड हो जाते थे, सिर्फ नीचे के 2-4 चंद लोगों को पकड़ के डाल देते थे। अभी की बात है, किसी से छुपी थोड़ी है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, बस तभी वो जन आंदोलन नहीं हुआ था, इन्होंने किसी आदमी को पकड़ के बोला कि ये मुख्य आरोपी है, और इनकी सीबीआई ने उसको कुछ दिन पहले क्लीन चिट दे दी, क्योंकि चार्जशीट ही नहीं दाखिल की फाइल थी। नहीं हुई, बिल्कुल चार्जशीट ही नहीं फाइल की। हाँ। तो सीबीआई और इस तरीके की जो ये डिपार्टमेंट है, ये तो सरकार के पैरेट है, जो सरकार निर्देश करती है। 3-3 महीने तक आप चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे किसी आरोपी के खिलाफ, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवा जनता और यहाँ के जो यूथ है उनकी जीत है, जिन्होंने इतना प्रवोक करने के बावजूद क्या क्या नहीं कहा गया उन बच्चों को जो सड़कों पे सो रहे थे। दिल्ली में कितना मौसम खराब है, दिन में इतनी गर्मी रहती है, कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी आ रही है, सब कुछ देखा है इन लोगों ने। सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से उठा के ले गए वो हमने देखा, और 20 तारीख का वो काला दिन हम सभी ने देखा, आपके चैनल ने दिखाया, जिस तरीके से वर्दी का इस्तेमाल भाजपा ने किया, और जिस तरीके से जो सिविल ड्रेसेस में गुंडे आए हुए थे आरएसएस और भाजपा के, उन्होंने जिस तरीके से लड़कियों को और महिलाओं को मारा था, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर पहले ही ये सब हो जाता तो इतने सबकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वही है कि आखिर में आके इनको जनजीज के आगे झुकना पड़ा है, क्योंकि इनको दिख गया था वो बच्चे लाठी खा के भी घर नहीं जा रहे थे। सरकार ने जिस तरीके का दमन 20 तारीख को किया था, वो यही सोच के साथ किया था कि बच्चों पे इतना हमला कर दो कि उसके बाद वो वापिस ही नहीं है। ठीक है सर। इस बीच आलोक वत्स जी भी जुड़ गए, बीजेपी नेता है, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ मनीषा एलावत जी जुड़ गई हैं, आरएलडी प्रवक्ता है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आलोक जी, मेरा अगला हालांकि पहला आपसे होना था लेकिन आप देर से जुड़े। आलोक जी देखिए, ये बात सुनते तो आप थकी गए होंगे कि देर कर दी इस्तीफा देने में। चलिए खैर उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन अब जो है कल आप संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, विपक्ष की तमाम मांगों को सुन लिया गया है और कहें कि सीजेपी की तमाम मांगों को सुन लिया गया, लेकिन क्या अब आपको विपक्ष पर भरोसा है कि वो सदन की कार्यवाही चलने देगा सुचारू रूप से? देखिए नीतू जी, अब कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित की जाए। जितनी भी बातें थी उसको सुलझा लिया गया है, मान लिया गया है। लेकिन विपक्ष का जो रवैया पिछले 1-1.5 साल से रहा है कि वो सदन में डिस्कशन से भाग जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र अपने मकसद से हट जाएगा। लेकिन विपक्ष का जो काम है एक्सपोज, डिपोज एंड ऑल्सो प्रपोज, ये एक्सपोज तो करते हैं लेकिन डिपोज और प्रपोज पे नहीं आते हैं। आपने देखा होगा, आप पुरानी एंकर हैं, कि पिछले 6 महीने साल भर से सदन की कार्यवाही चल ही नहीं पाती है, और जो भी बिल है बगैर डिस्कशन के पास होते चले जा रहे हैं। इसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है, कोई एक संगठन जिम्मेवार है, तो वो है विपक्ष के लोग। वो तो ये कहते हैं कि आप जानबूझ के सस्पेंड कर देते, फिर अपने आप में करते रहते हैं पास बिल। देखिए, ये किसी मसले को उठाते हैं, उसके बाद ये गांधी जी की मूर्ति के पास बैठ जाते हैं जाके, या सदन में ऐसा हंगामा करते हैं कि उस पर कोई डिस्कशन नाम की चीज ही नहीं बच जाती। ठीक है। तो एक अच्छे स्वस्थ विपक्ष को डिस्कशन करना चाहिए, सुने तो सही कि सरकार इनके इन मसलों पर क्या कर रही है, क्या करने की मंशा रखती है। ठीक है रजत जी, आप कुछ कह रहे वो तो बोलिएगा ही। अब तो सारी बातें मान ली गई हैं, तो अब तो सुचारू रूप चल पाएगा ना सदन, इसके लिए आश्वस्त कर रहे हैं ना आप मुझे। और दूसरी बात ये कि बार बार तानाशाह दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी बोलिए। कि उन लोगों पे किसने लाठी चलाने का आदेश दिया और प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे।
एक महत्वपूर्ण बात की आलोक वत्स जी जो कह रहे थे कि गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाते हैं। अरे भाई, हम लोग सत्याग्रह करने वाले लोग हैं। इस देश के आइडियोलॉग, इस दुनिया के आइडियोलॉग महात्मा गांधी है। आप लोग गोडसे की मूर्ति पे माला चढ़ाने वाले लोग हो तो आप लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान 11 मई को हम लोगों को पता चला न्यूज के माध्यम से कि नीट का पेपर लीक हो गया। 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई, 2 महीने से अधिक हो गए। आज 26 जुलाई, कल 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अकाउंटेबिलिटी क्यों तय नहीं की जा रही थी समय से? मैं तो उन लोगों के लिए कहता हूं जो बच्चे मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अब आप आश्वस्त कीजिए कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। सदन की कार्रवाई तो हम लोग तो चाहते हैं सदन चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डे 1, जिस दिन मानसून सेशन का डे 1 था, उस दिन तो हम लोगों ने चाहते थे कि सदन चले, नीट पे चर्चा हो, छात्रों की छात्र जो आत्महत्या कर लिए उस पे चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। इसी के कारण श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना पड़ा। इसी के कारण धरना देना पड़ा कि उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही थी। इसलिए धरना देना पड़ा कि उन बच्चों के ऊपर आप पैलेट गन्स चला रहे थे। तो वो पैलेट गन्स चलाने की जो डेडिकेशन है या डायरेक्शन है वो किसने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज उसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं, उन बच्चों पे पैलेट गन्स नहीं चलना था, नहीं उन बच्चों पे आग फोड़ने वाली गन नहीं चलनी थी? भारतीय जनता पार्टी को अब माफी मांग लेना चाहिए जेनजी से। ठीक है। आलोक जी, आप कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं मनीषा जी के पास जाऊंगी। सर, आपका माइक शायद म्यूट है। मैं प्रवक्ता कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पेपर लीक का मामला कांग्रेस के शासन में राजस्थान में हुआ, तो क्या इनके मंत्री ने वहां पर रिजाइन कर दिया था? तो आलोक वत्स जी ये कह रहे हैं कि कल जो रेजिग्नेशन हुआ है वो सही नहीं है। नहीं, इसका मतलब सही नहीं कह रहे हैं। नहीं, एक तराजू में रखकर वो तोल रहे हैं ना कि आप जब आप खुद इतने अच्छे तब आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं ना, तो वो ये बात कह रहे हैं ना आलोक जी? जी नहीं, आलोक जी जो कह रहे हैं कि कल जो रेजिग्नेशन हुआ है वो सही, क्या इन्होंने वहां पे, इसका मतलब यही है लीक नहीं हुआ था राजस्थान में? नहीं, रेजिग्नेशन अगर सही हुआ तो आपने जो नहीं दिया वो भी तो गलत हुआ ना सर। भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ समस्या यही है निशु जी कि कल तक जब धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन नहीं हुआ था ना, तब तक वो धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में बोल रहे थे, और कल जब दोपहर के बाद उनका रेजिग्नेशन हो गया तो ये टीवी चैनल पे आके ताली बटोरने का काम कर रहे हैं और गलत क्या है? राजनीति आप बड़ी बात ही जानते हैं। मैं इसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता पूरे देश में। अरे उत्तराखंड में अभी कल परसों फिर पेपर लीक हो गया। पंजाब की बात नहीं करेंगे सर, आप इंडिया अलायंस वालों के कितने पेपर लीक हो रहे हैं? उत्तराखंड में परसों पेपर लीक हो गया है, उसका रेजिग्नेशन लेंगे क्या आलोक वत्स जी? एक जगह टिक के रहिए ना। मैं पूछ रहा हूँ कर्नाटक का जिक्र नहीं करेंगे सर आप? चलिए ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। निशु जी, कर्नाटका की आप बात कर रहे हैं, कर्नाटक पे आरोप लगाए, कोई सीधी नहीं हुई है। नहीं, इससे चलिए ठीक है, राजस्थान में जो हुए थे उसको लेकर देखिए, राजस्थान में जो हुआ और उसके बाद हम लोगों ने चुनाव में देख लिया, उसे गलत बोलिए। अच्छा, राजस्थान में जो हुआ उसको गलत कहिए। आलोक वत्स जी के सवाल पे आ रहा हूँ निशु जी, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए, 2018 से लेके 23 के बीच में बहुत सारे ऐसे आरोप लगे जिसमें पेपर लीक हुआ। 2023 में क्या हुआ? वहां की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी शासन में आया। तो आलोक वत्स जी जो आज कह रहे हैं कि हम लोगों ने नीट का पेपर नहीं करा पाया, तो क्या 2029 में वो कहेंगे इस टीवी चैनल में बैठ के कि आप हमको वोट मत दीजिएगा और हम लोगों ने नीट का पेपर नहीं करा पाया था, इसलिए इन्होंने अभी भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। नहीं, आपके सवाल का ये बात को घुमा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप नहीं, एक मिनट, मेरे को मनीषा, रुक जाइए आप, मेरे को मनीषा जी के पास नहीं, रुक जाइए आलोक जी, नहीं आप रजत जी आप रुक जाइए प्लीज। मैं आलोक जी के सवाल को थोड़ा और सिंपल बना देती हूँ, आप रजत जी आपके लिए बना देती हूँ। अगर आने वाले समय में आपकी सरकार में पेपर लीक होता है तो क्या आप इस्तीफा लेंगे, हाँ या ना? जस्ट यस और नो। नहीं, इस्तीफे का हाँ या ना बोले ना।
मैं नहीं बोलेंगे ना, किसने ये तय बात की? को जलेबी यूपीए बना के रहे समय हैं। किसी के ऊपर आरोप अरे लगता था, मैं एक अभी की दिन में आने वाले जाता समय में था। बात कर रही हूँ, आने वाले, चलिए मैं आपके लिए अच्छी बात बोलती हूँ। आप केंद्र में काफी सुनते नहीं है सर, आप सवाल पे आ नहीं रहे, आप दोनों रुक जाइए, ठीक है। मनीषा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, भविष्य बर्बाद मेरे एक और मेहमान है, ओपनिंग रिमार्क लेने जरूरी है। मनीषा जी देखिए, अब रिजाइन वर्सेस रिजाइन की लड़ाई में नहीं कौन मुद्दे पे बात कर लेती हूँ कि देखिए अब संशोधन आ रहा है, ऐसे में अब क्या गारंटी है, एक सहयोगी दल होने के नाते क्या जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, किस तरीके से आप ताल में ताल मिलाते हुए नजर आएंगी कि दोबारा इस तरीके के हालात ना बने। 21 बच्चों की जान चली जाती है, इसलिए शायद मैं सोचती हूँ कि मुद्दा इतना ज्यादा गर्माया और इसलिए सरकार को यहाँ पर झुकना भी पड़ा। देखिए ये बड़े दुख की तो बात रही जो आपने कहा, बच्चों ने जान गंवाई। और कोई भी आंदोलन कहीं ना कहीं एक कमी रही तो उसकी वजह से आंदोलन होते हैं, लेकिन आंदोलन सरकार को झुकाने के लिए नहीं होते हैं, आंदोलन अपनी बात मनवाने के लिए होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई थी, उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उन्होंने आंदोलन किया और उनकी बात सुनी गई और प्रधानमंत्री ने भी उनको उनके लिए एक मैसेज भेजा, बहुत अच्छा मैसेज जेनजी के लिए भेजा, जिसको उन्होंने समझा भी। और फिर उनकी जब मांग रही तो देखिए, और अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे संशोधन की भी बात कर रहे हैं और संसद में चर्चा तो 2-3 दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं। तो अब तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि तो वो सामने आए और इसको एक बहुत अच्छे तरीके से इस चर्चा को सदन में लेकर जाए। विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण इसमें रोल रहता है जितना कि सत्ता का रहता है। तो मुझे लगता है जेनजी की जीत हुई है, ये बहुत खुशी की बात है और एक जीवित हमारा लोकतंत्र दिख रहा है। तो इसका बड़ा उदाहरण भी यहाँ पर पेश हुआ है। बिल्कुल और इसमें होप है, मतलब आगे उम्मीद लेकर सब चल रहे हैं, तो सब सकारात्मक ले। हमारी पार्टी के नेता हैं श्री माननीय जयंत चौधरी जी, हमेशा सकारात्मक लेके चलते हैं। बिल्कुल, और सरकार के लिए मैं मानती हूँ रियलिटी चेक है कि आने वाले समय में जो है अभियान चल रहा है। ठीक है मैम। अभिषेक जी, अब रिजाइन वर्सेज रिजाइन की लड़ाई में आपकी भी एक टिप्पणी हो जाए। सर आपका माइक शायद म्यूट है। देखिए, ये भाजपा और कांग्रेस की ये सब चीजें तो चलती रहती है, इसमें मेरे को नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस भी राज्य में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, पेपर लीक होता है, तो वहां पर सबसे पहले सरकारों को ही अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ नीचे के चंद लोगों को पकड़ के जेल में डाल दोगे तो इस तरीके से तो हम सालों से ये सिस्टम को होते देख रहे हैं। पेपर लीक कोई पहली बार ही नहीं हुआ था, लेकिन कभी तो किसी चीज का बस अंत आता है ना, तो वही हुआ है। आप देखिए, पिछले 12 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो। बच्चे मरते हैं, सफर पेरेंट्स करते हैं, उनकी जवाबदेही तो नेताओं को तय करनी पड़ेगी ना, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को किसी व्यक्ति ने, आपने या मैंने एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाया था। जिनको हमने वोट दिया था सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने बनाया था, तो जवाब तो उन्हीं से ही मांगा जाएगा। और मेरे को तो अभी भी उम्मीद है कि कम से कम हमारे देश में पार्लियामेंट सबसे सर्वोच्च होती है। अब सारी चीजें जब सेटल हो गई है, एटलीस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आके इस पे जवाब देना चाहिए, जवाब देके बात को खत्म करें और आगे बढ़े। और उसके अलावा जो बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, E20 है, राम मंदिर में चोरी का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पे दोबारा लोगों को प्रदर्शन ना करना पड़े। सरकार को समझने में आना चाहिए कि पब्लिक का दर्द है क्या। ऐसा ना लगे कि फिर आप 22 बच्चों ने जान गंवाई है। निशु जी, बहुत बड़ा मुद्दा था ये। ठीक है आलोक जी, अब ये रिफॉर्म्स महज कागजों तक ना रह जाएं, धरातल पर भी इन्हें लागू किया जाए, इनका असर दिखे, इसके लिए सरकार क्या गारंटी दे रही है यहाँ पर? क्योंकि 2024 में भी संशोधन आप लेकर आए थे, फर्क सिर्फ इतना है कि 10 गुना आपने सजा को कर दिया है, जुर्माना 10 गुना कर दिया है, ये है बस फर्क। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इस शिक्षा के मामले में कि सदियों से ये माफिया जो घुसे हुए हैं, आज इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। ये कम से कम 40-50 वर्ष से ये काम चल रहा है इन माफियाओं के द्वारा, और कोई भी सरकार इस पर पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाई है। हमारी भी गलती हुई है,
हमारे समय में भी पेपर लीक हुए तो हम उसको नहीं कंट्रोल कर पाए। और जो जेनजी का मामला आया, इसके भी व्यापक स्वरूप को हम नहीं भांप पाए। अगर शुरू में ही हम डायलॉग में चले जाते इनके साथ तो शायद इतनी बदतर स्थिति नहीं आती। दो व्यक्ति अमेरिका से चलने के पहले 2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर बना चुका था। हमको उसकी ताकत को पहचानना चाहिए। Exactly. और आपने देखा कि नीट का परीक्षा रद्द हुआ, उसके बाद महीने भर के अंदर, 1.5 महीने के अंदर हमने दोबारा से एग्जाम कराकर सफलतापूर्वक उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया। अब हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं, हम इसके प्रति सजग हैं, इसके प्रति हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी जो प्रावधानें हमने डाली हैं, मेरे समझ से उससे भी कड़े प्रावधान आने चाहिए ताकि इस सांप के फन को कुचल दिया जाए। बिल्कुल, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। सर माफी के साथ आपको रोकना, और हम ये करके रहेंगे, कमी है, हम किसी भी कीमत पर इसको नहीं। रजत जी, अब आपके पास आ रही हूँ। रजत जी, देखिए तमाम आश्वासन दिए जा रहे हैं, संशोधन भी आ रहा है, इससे में क्या अपेक्षाएं आपकी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, प्रहलाद जोशी से क्या आपकी अपेक्षाएं? हालांकि उस पहले वाली बात का जवाब आपने अब तक नहीं दिया है। नहीं, मैं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मैं बहुत सारे चैनल में बैठता हूँ, लेकिन आलोक वत्स जैसे सुलझे हुए व्यक्ति को मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक को लेके, मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि 2024 में भी इन लोगों ने रिफॉर्म्स लाए थे। क्या हुआ? श्री राहुल गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि पूरे बजट का सिर्फ 2.5% से 2.6% जो बजट है वो एजुकेशन पे खर्च होता है। तो उस एजुकेशन के जो बजट है उस पे मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंजेस की आवश्यकता है, उस पे ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात कि जिस तरीके से देश के जितने बच्चे एक पेपर में खर्चा करते हैं उतना ही पैसा सरकार का एजुकेशन बजट का एक वो है। तो एक ये जो एजुकेशन बजट पे हम लोगों की वृद्धि की बात है। दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि 2021 में ही धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मंत्री बने थे, उसी समय नीट का पेपर लीक हो गया, 24 में लीक हो गया, 26 में लीक हो गया। तो मुझे लगता है कि ये मंत्रियों के बदलने से नहीं होगा, उस पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। क्यों एक ब्यूरोक्रेट के निजी या उनके जो सहयोगी कंपनी है या उनकी नजदीकी कंपनी है उसको एनटीए के लोग ठेका देते हैं? क्यों टीसीएस की जैसे एक महत्वपूर्ण कंपनी को वो लोग नकार रहे हैं? तो ये सारी चीजें और ये जो सारे भ्रष्टाचार है अब धीरे धीरे पड़ते खुलेगी जब पार्लियामेंट पे इसको हालांकि एनटीए को बैन करने की मांग भी यहाँ पर हुई। सर मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय की बहुत ज्यादा कमी है। मनीषा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका क्लोजिंग रिमार्क इसको लेकर, कंक्लूडिंग पॉइंट। मनीषा जी, शायद मनीषा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रजत जी आप ही अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं तो फिर से कहता हूं कि जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। आलोक वत्स जी इतने जिम्मेदारी के साथ जो नीट पे पेपर लीक हुआ या जो लोगों से गलती हुई उसको एक्सेप्ट किया। आलोक वत्स जी आपसे एक निवेदन और है, जिन बच्चों पे लाठियां चली, जिन बच्चों पे पैलेट गन्स चले, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण जो बच्ची वेंटिलेटर पे चले गई, उनसे माफी मांग लीजिए ना। और आलोक जी तमाम जो अफसर जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके तो नाम भी सामने हैं। संदीप लांबा ऐसे एसीपी एसएचओ के नाम सामने आ गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? सोचिए वर्दी में इस तरीके की हरकत, महिलाओं के वीडियोस तो मुझे लगता है आपने भी देखे ही होंगे। देखिए निशु जी, उस चीज को देख के मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं। ये वो देश है जहां यत्र नरस्यु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहीं भगवान बसते हैं और माँ में हमें भगवान दिखती है। तो ये जो हुआ बहुत गलत हुआ और मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने ऊपर के नेताओं से कि वो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी, और हम भी मांग कर रहे हैं कि और मैं भी उनसे निवेदन करूंगा। सर माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े इस चर्चा में, आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर जो है अब आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन सियासत लगातार जारी है। इसमें क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से अब चल पाएगी? क्या संशोधन जो एनडीए लेकर आ रही है, सत्ता पक्ष लेकर आ रही है, क्या वो पारित होगा और आने वाले समय में पेपर लीक पर लगाम लग पाएगी, देखना होगा। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।